हर खबर के लिए YouTube बिहार मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। पूरे देश और राज्य में सिर्फ एक चर्चा का विषय बना हुआ है, आखिर लोजपा का हश्र क्या होगा। मौसम विज्ञानी कहे जाने वाले स्वर्गीय रामविलास पासवान के मौसम का हाल आखिर कौन बताएगा। लेकिन बता दें, ये बात जरा समझिए। हम इसलिए कहना चाह रहे हैं कि आखिर लोजपा के टूटने से किन किन दलों का फायदा पहुंच सकता है और लोजपा की राजनीति देश से लेकर राज्य तक सिमटने लगी है। जरा गौर कीजिए, राष्ट्रीय जनता दल ने साफ चिराग पासवान के पक्ष में अपनी सहमति दे दी है और कांग्रेस ने भी मुहर लगा दी है। लेकिन दूसरी तरफ जदयू आंतरिक तौर से ही पशुपतिनाथ पारस की मदद कर रहा है। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह खामोश बैठी है, क्योंकि चिराग पासवान अभी तक पूरी तरह खुलकर नहीं बोल रहे हैं। लेकिन देखिए, सबसे पहले चिराग पासवान कल से था कि आखिर चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलेंगे क्या, और वो बोले भी तो क्या बोले ये जरा समझिए। हम आपको दिखाएंगे, लेकिन जरा गौर कीजिएगा। उससे पहले हमारा ये शब्द समझ लीजिए। चिराग पासवान पूरी तरह टूट चुके हैं, वो भावना में बह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि उनकी तबियत खराब थी और तबियत खराब होने की वजह से वो अपने चाचा और 5 अन्य सांसदों के साथ वो समन्वय स्थापित नहीं कर पाए या फिर उनसे बात नहीं कर पाए। तालमेल का अभाव रहा, जिस वजह से ये घटना घटी। वो अपने पापा स्वर्गीय रामविलास पासवान के पूरे कार्यकाल की बात को बताते हैं और ये कहते हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के देहांत के बाद वो टूट चुके थे, इसलिए अपने परिवार से भी अलग रहे। देखिए सबसे पहले वो क्या कहते हैं। नॉर्मल प्रैक्टिस रहा है कि आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आप ड्राफ्ट करते हैं, साझा न्यूनतम कार्यक्रम के हिसाब से सरकार चलती है और मेरा भरोसा नहीं था कि भैया आपका साथ निश्चय बिहार में विकास कर सकता है। और मुझे लगता है कि हर वो व्यक्ति जिसको बिहार से प्यार है, बिहारियों से प्यार है, बिहार के युवाओं से प्यार है, अपने समाज से प्यार है, हर वर्ग के समाज से प्यार है, जो व्यक्ति बिहार से प्यार करता हो वो शायद अपनी बातों को इतनी प्रमुखता से रखता जितनी प्रमुखता से मैंने रखा, और उसके सामने ना मैं झुका, ना मैंने किसी तरीके का मैंने समझौता किया और अपने विश्वास पर मेरी पार्टी के पूरे समर्थन के साथ मैंने चुनाव लड़ा। बट हाँ, जैसा मैंने कहा कि कुछ लोग संघर्ष के रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं थे। उन लोगों ने उस वक्त भी, उस चुनाव के दौरान भी, जिसमें मुझे दुख के साथ कहना पड़ता, बट मेरे चाचा खुद, उन्होंने चुनाव प्रचार में उस वक्त कोई भूमिका नहीं निभाई। मेरी पार्टी के कई और सांसद जो अपने व्यक्तिगत चुनाव में, वीना जी वैशाली, वो अपने सुपुत्री उनके चुनाव लड़ रही थी, वो उसमें व्यस्त थी। कैसर साहब का क्या ही कहना, उनके तो सुपुत्र खुद दूसरे गठबंधन से चुनाव लड़ रहे थे, वो उसमें व्यस्त थे। कई पार्टी के और नेता, मेरे छोटे भाई जब समस्तीपुर में मेरे दूसरे भाई चुनाव लड़ रहे थे, उनके चुनाव में व्यस्त थे। जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में कुछ लोगों की भूमिका होनी चाहिए थी, उस तरीके से उस वक्त भी देखने को नहीं मिली। और कहीं ना कहीं आभास कुछ लोगों को था कि आज नहीं तो कल पार्टी संभवतः इन सवालों को लेकर उनके सामने उनसे कार्रवाई कर सकती है, उनसे पूछताछ कर सकती है। बहरहाल जब चुनाव समाप्त हुए उसके बाद, जैसा मैंने कहा कि मुझे थोड़ा समय चाहिए था अपने परिवार के साथ रहने का, वो समय मिलने के बाद जब वापस हम लोग रणभूमि में उतरने की तैयारी कर रहे थे, कोरोना प्रोटोकॉल तब तक लागू हुए, इस महामारी से बचाव के लिए कई तरीके के नियम कायदे कानून बनाए गए और उस वक्त हम लोगों ने पुनः कुछ समय के लिए अपनी तमाम राजनीतिक गतिविधियों पर हम लोगों ने रोक लगाई। और उसके फिर तुरंत बाद मुझे टाइफाइड हुआ और संजोग ऐसा कि इस बार हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि लगभग 40 दिन से ज़्यादा का समय मुझे लगा अपने आप को बेहतर स्थिति में लाने के लिए। अभी भी रिकवरिंग में ही हूँ, पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाया हूँ, पर वो समय ज़रूर लगा। और तब तक दुख मुझे इस बात का है कि जब मैं बीमार था, जब मैं बिस्तर पे था, उस वक्त मेरे पीठ पीछे जिस तरीके से ये पूरा षड्यंत्र रचा गया, इस बात का मुझे दुख है कि अगर किसी को भी कोई भी तकलीफ होती, और जबकि मैंने निरंतर प्रयास किया अपने चाचा से संपर्क साधने का, उनसे बात करने का, चुनाव के बाद से लगातार मैंने कोशिश की कि मैं उनसे बात करूं अगर किसी तरीके की कोई समस्या है या उनको अगर किसी तरीके की बातें मेरे सामने रखनी हो। और ये संपर्क नहीं होने के बाद, ये संवादहीनता आने के बाद, मैंने स्वतः अपनी तरफ से मैंने होली के दिन, क्योंकि वो दिन मेरे लिए एक कठिन दिन था, आप सब ने अनुभव किया कि जब पापा रहते थे तो किस तरीके से हम लोग घर पर होली मनाते थे, पर उस दिन ना सिर्फ पापा के नहीं रहने की वजह से ना सिर्फ होली फीकी थी, बल्कि उस दिन मेरे साथ परिवार के भी लोग नहीं थे, चाचा नहीं थे, कोई नहीं था। तो उस दिन मुझे वो अकेलेपन का एहसास हुआ और उस दिन मैंने उनको पत्र लिखा, जो पत्र मैंने
कल या परसों मैंने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से आप सबके बीच साझा भी किया, और उस पत्र में भी अगर आप पढ़ेंगे तो अंत में मैंने यही लिखा कि कुछ भी है आप बात तो कीजिए, आके आप मुझे बुला लीजिए, जो भी आप अपनी बातों को रखिए। पिछले 2 दिन से जब ये घटना चक्र भी चल रहा था, मैं जानता हूं कि आप सब भी काफ़ी जानना चाह रहे थे कि भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरा क्या पक्ष है, बट मैंने अपनी तरफ से अंत तक मैंने प्रयास किया कि पार्टी और परिवार दोनों को एकजुट करके रख सकूं। लास्ट तक मैंने कोशिश की। आपने देखा कल परसों चाचा के मैं घर भी गया, वहाँ पर जाकर भी मैंने कोशिश की। कल भी मैंने अंत तक, दोपहर तक, मम्मी खुद व्यक्तिगत तौर पर वो भी प्रयास कर रही थी चाचा से संपर्क साधने का। 10-15 दिन से वो अलग अलग माध्यम से उन्होंने भी कोशिश की कि उनसे बात करें। और परिवार की बात है, और मैंने एक बार पहले भी कहा था जब पारिवारिक एक और मसला आया था कि मैं बहुत ज़्यादा सहज महसूस नहीं करता हूँ परिवार की बातों को सार्वजनिक तौर पर करने के लिए। पर कल जब अंत में आते आते जब इस बात का एहसास हुआ कि शायद अब चीज़ें अब हाथ से निकल गई हैं, और जो मेरी कोशिश परिवार और पार्टी को एकजुट रखने की थी, जब वो सफल नहीं हुई, तो उसके बाद हम लोगों ने कल पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई वर्चुअल मीडियम से। और उसमें क्योंकि पार्टी में अनुशासन कायम रहे, ये जिम्मेदारी भी मेरी है। कॉन्ट्ररी टू द बिलीफ कि कुछ लोग जो इस बात का दावा करते हैं या इस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे, उन्हें हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा दिया। मैं आप सबके माध्यम से पार्टी के संविधान की जानकारी संक्षेप में आप लोग के समक्ष रखना चाहता हूं। मेरे साथ पार्टी के संविधान के निर्माताओं में से जो अहम भूमिका निभाने वाले पार्टी के हमारे सेक्रेटरी जनरल जनाब अब्दुल खालिक साहब मौजूद हैं, AK वाजपेयी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने लीगली इस संविधान को ड्राफ्ट करने में एक अहम भूमिका निभाई है। तो संविधान के अनुसार जो ये दावे किए जा रहे हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि नहीं उनको हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हम लोगों ने उनको हटा दिया, या फिर पार्लियामेंट में संसदीय दल का नेता बनना। भाई अगर आप मुझे कहते तो मैं खुशी खुशी में आपको बनाता संसदीय दल का नेता, मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं थी। मैं तो चाहता हूं कि भैया आप आएँ और पार्टी की भूमिका बढ़ चढ़ कर निभाएं। मैं चाहता हूं कि सदन में ज़्यादा से ज़्यादा हर एक विषय पर पापा ने जिस तरीके से विश्वास करके, जिस तरीके से संसदीय बोर्ड ने मुझ पर विश्वास रख के मुझे संसदीय दल का नेता बनाया था, मुझे खुशी है कि हर उस मुद्दे पर धारा 370 की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, जितने भी राम मंदिर की बात हो, जितने भी ऐसे मुद्दे हैं, निरंतर मजबूती से मैं सदन में अपनी बातों को मैं रखता रहा। मैं चाहूँगा कि भविष्य में भी ये रहे। बहरहाल, पर जिस तरीके से उनको लीडर उनको चुना गया, ये प्रक्रिया संवैधानिक तरीके से, और संवैधानिक तरीके से मैं राष्ट्र के संविधान की नहीं, मैं पार्टी के, लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान की मैं बात कर रहा हूँ, संवैधानिक तरीके से ये प्रक्रिया गलत है। पार्टी में पार्टी का लीडर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में या विधानसभा में या विधान परिषद में कौन होगा, इस बात का निर्णय सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट्री बोर्ड ले सकता है। एंड इन एब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट्री बोर्ड, ये पूरी की पूरी पावर रिसाइड्स इन द हैंड ऑफ द नेशनल प्रेसिडेंट। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास ये पूरी पावर है इस बात को चुनने की। कौन आपका लीडर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में होगा, लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान इस बात की इजाजत सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष या संसदीय बोर्ड के पास है। वहां पर मौजूदा जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो आपस में इस बात का निर्णय नहीं ले सकते, ये पार्टी का संविधान कहता है। बहरहाल, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए, क्योंकि संभवतः आने वाले दिनों में शायद एक लंबी कानूनी लड़ाई भी हम लोग को लड़नी पड़े, वहाँ पर हम लोग इस बात को मजबूती से हम लोग रखेंगे। बट आज आप लोग की जानकारी में सिर्फ मैं इन बातों को देना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, मैं सामने इसलिए नहीं आ रहा था या अपनी बातों को, क्योंकि आज हम लोग दिन भर एक लंबे समय तक हम लोगों ने लीगल ओपिनियंस, क्या क्या इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर क्या क्या चीज़ें हैं, सुबह से लंबे समय से हम लोग की बैठकें चल रही थी, तमाम इन जानकारियों को हम लोग एक दूसरे के साथ हम लोग साझा कर रहे थे। और ईमानदारी की बात है, मैं बहुत ज़्यादा मैं चाहता नहीं था कि ये मसला इस तरीके से बढ़े। जैसा मैंने कहा कि मेरा हमेशा प्रयास रहा कि अगर परिवार की बात है, और पार्टी भी मेरा परिवार है, अगर इसको हम लोग बंद कमरे में अगर आपस में बैठकर अगर हम लोग इसको सुलझा पाते, वो मेरा प्रयास ज़्यादा था। पर अब जब मेरे पास कोई और विकल्प बचा नहीं, तो इसीलिए आप सबके समक्ष आकर मुझे इन बातों को रखना मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि बार बार मैं देख रहा था कुछ चैनल्स पे चल रहा था कि इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया जा चुका है। लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान कहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद सिर्फ 2 परिस्थितियों में खाली हो सकता है, या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निधन हो, या स्वतः अपनी मर्जी से राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी परिस्थिति में जब वो रिजाइन करते हैं तो उसकी जगह दूसरे अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है। बट ये तमाम बातें, जैसा मैंने कहा, लीगल मैटर्स हैं। यहाँ पे वाजपेयी साहब मौजूद हैं, विस्तार में अगर आप इनसे अगर कुछ आप जानना चाहें तो ये आपको और विस्तृत तरीके से आपको इन सब बातों की जानकारी देंगे।
पर हाँ, आज आप लोगों के सामने आने का मेरा उद्देश्य बस यही था कि जो एक मैंने प्रयास किया था कि शायद परिवार, पार्टी, सारा मसला सुलझ जाए। आज जब वो सुलझा नहीं तो पार्टी में अनुशासन बना रहे, पार्टी जिस मजबूती से जिन विचारों के साथ आगे बढ़ रही है उन्हीं विचारों के साथ वो आगे बढ़ती रहे। इसके लिए ज़रूरी था कि मैं अपनी बातों को आप सब के माध्यम से, मेरे जितने समर्थक हैं या लोक जनशक्ति पार्टी में जितने लोग विश्वास रखते हैं हमारी पार्टी। तो चिराग पासवान का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कई मायने में महत्वपूर्ण था तो कुछ खास भी नहीं था। जिस बात का अंदाजा प्रेस और मीडिया लगा रही थी और खासकर पशुपतिनाथ पारस और उनकी टीम और कुछ वो लोग जो ये जानना चाह रहे थे कि आज आखिर चिराग पासवान बोलेंगे क्या। चिराग पासवान प्रारंभ से ही गंभीर व्यक्तित्व वाले माने जाते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी हार और सबसे बड़ा उनके दल के टूट का कारण बना था जो विधानसभा बिहार के हुए थे, उसमें उन्होंने एनडीए का साथ नहीं दिया और जदयू के खिलाफ उन्हीं जगह अपने उम्मीदवारों को उतारा जहां जदयू के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, जिससे जदयू को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि उस समय भारतीय जनता पार्टी खामोश थी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के सामने वो अपना उम्मीदवार नहीं उतार पाए थे और इससे उनके दल में टूट वहीं से प्रारंभ हो गई। देखिए क्या कहते हैं, जब मीडिया उनसे सवाल पूछ रही है तो मीडिया के सवालों का जवाब वो पूरी तरह नहीं दे रहे, गोल मटोल दे रहे। उन्होंने कहा कि संविधान से ये कह रहा है, लोजपा का संविधान कह रहा है कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो जो निर्णय लेगी उसी पर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा, जबकि चिराग पासवान को पशुपतिनाथ पारस ने अध्यक्ष पद से हटा दिया है। देखिए क्या कहते हैं पत्रकारों के सवालों का जवाब। राइज ही नहीं है इसके लिए। आपने जो है ये नहीं लगता है कि आपको थोड़ा समय ज्यादा लग गया सामने आने में? भाई थोड़ी सी उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, मेरी शारीरिक परिस्थिति के लिए मैं चाहूंगा कि आप उसमें थोड़ा सा मेरा साथ दें। मैं अभी भी बहुत ज़्यादा बोल पाऊँ, आपको भी शायद कहीं ना कहीं एहसास होगा, नहीं तो मैं अभी एक बार शुरू करता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा बोल जाता हूँ, पर अभी भी उतनी हिम्मत नहीं आ पा रही है, तो वो एक कारण जरूर है। आपने पूरी जो कहा कि जेडीयू की तोड़फोड़ कर रहा है, इस बार देखा जा रहा है कि बीजेपी का भी शायद एक किसी तरह से छोटा हाथ है। आपको क्या लगता है कि मतलब जिस पार्टी को आपने पूरा अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार के खिलाफ बड़े खड़े किए, वही आपको धोखा दे रहा है, और एक पार्टी जो वंशवाद के खिलाफ है, क्या उस पर विश्वास करना? देखिए, जब सबसे ज्यादा मैं बाकियों का तो मुझे नहीं पता, बट हाँ जनता दल यूनाइटेड का मैं जरूर बोलूंगा, उनका हाथ जरूर है। और सबसे बड़ी बात, पहले तो ये मेरा इंटरनल मैटर है, ये मेरी पार्टी का मैटर है। जब आपको अपने ही धोखा दे दें तो फिर आप बाहर वालों पे आप क्या उंगली उठाएं? तो पहले मुझे इंटरनली इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, किसका हाथ है, बाहर से कौन कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये बात की बात है। बट हाँ, इतना ज़रूर मैं बोलूँगा कि जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने जिस तरीके से भूमिका निभाई, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक परंपरा रही है बांटो और शासन करो की, डिवाइड करते हैं, दलित महादलित करने का प्रयास किया, आज भी पार्टी में निरंतर, और अभी से नहीं एक लंबे समय से कई बार मैंने कई विभिन्न चैनलों पे पहले भी मैंने देखा कि इस तरीके की बातें आती थी कि भाई पार्टी में टूट हो रही है, ये हो रहा वो हो रहा, तो ये प्रयास एक लंबे समय से चलता रहा। आपने पत्र में भी जिक्र किया स्वाति पटेल का, और स्वाति पटेल ने हिंदुस्तान पर यह कहा कि प्रिंस के ऊपर एवं शोषण का आरोप है, और ये सब आपकी जानकारी में था, क्या सच है सर? देखिए, मेरी जानकारी में ये विषय पहली बार, अगर मेरी याददाश्त सही है तो शायद 8 जनवरी के आसपास ये विषय मेरे संज्ञान में आया। उन्हीं के द्वारा एक लिखा हुआ पत्र मुझे दिया गया था, और उसमें उन्होंने कुछ बातों का उन्होंने जिक्र किया जो उनके साथ कुछ घटना घटी। जिस सांसद का उन्होंने जिक्र किया, मेरे भाई प्रिंस राज के बारे में उन्होंने कुछ बातों को कहा। जब मैंने उनसे, प्रिंस से जब मैंने इन बातों को जानना चाहा तो उन्होंने एक दूसरा पहलू मेरे सामने रखा। उनका वर्जन टोटली डिफरेंट था, और जिस मोहतरमा ने इन बातों को कहा उनका वर्जन टोटली डिफरेंट था दोनों का। उसके बाद मैंने प्रयास किया कि अगर दोनों आमने सामने बैठते हैं तो आमने सामने बैठकर अगर कोई कन्फ्यूजन है उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। पर सामने बैठाने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वो जो बातें कह रही हैं और ये जो बातें कह रहे हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और दोनों के अपने अपने मजबूत पक्ष हैं। मैं इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं हूँ। उसके बाद मैंने दोनों को इसी बात का सुझाव दिया। मैंने कहा कि आप लोग पुलिस के पास जाएं, एफआईआर आप लोग दर्ज कराएं, और जो सही है, इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, इन्वेस्टिगेट होगा। प्रिंस संभवतः शायद वो पुलिस के पास गए, उन्होंने अपनी एफआईआर दर्ज की, और उसके बाद उनसे मेरी कभी दोबारा मुलाकात नहीं हुई, तो मुझे उनका पक्ष नहीं पता कि उसके बाद उन्होंने क्या किया।
प्रिंस और स्वाति के बीच में क्या चीज? मीडिएटर का रोल अपना रहे थे सर। नहीं, मैं कोई और मीडिएटर शोध कराने के दोनों केस का। मैं कोई मीडिएटर की भूमिका निभाने के लिए मैं ऑथराइज ही नहीं हूँ। मेरे पास एक शिकायत आई, वो शिकायत मेरी पार्टी के एक सांसद के बारे में थी। मैंने पार्टी के डिसिप्लिनरी कमेटी को भी इस बात की मैंने जानकारी दी, पर हाँ समझ में आया कि ये मैटर लीगल विषय से जुड़ा हुआ है। इसमें पुलिस ही इन्वेस्टिगेट करके इसको सॉल्व कर सकती है, इसमें मेरी कहीं से कोई भूमिका नहीं है। कोशिश की थी स्वाति ने मुंह मत खोलना। बिल्कुल नहीं, चिराग जी, मैंने उनको पुलिस के पास जाने की मैंने बात की, तो मैं ऐसा क्यों कहूँगा? संभव ही नहीं। मैंने तो प्रिंस को भी मैंने बोला। चिराग, आपने चुनावों के दौरान खुद को हनुमान कहा था और देश के एक बड़े नेता को राम कहा था। इस वक्त जब हनुमान मुसीबत में है, तो क्या आप राम से मदद मांगे या किसी तरह की मदद की पेशकश की गई है? आपको लगता है कि मदद चाहिए? हनुमान को अगर मदद मांगनी पड़े राम से, तो फिर हनुमान कहेंगे और राम कहेंगे। चिराग आपको जो अध्यक्ष बनाया गया था, पशुपति पहाड़ जी ने उसी पे सवाल उठा दिया है कि कोई लिखा जो भी प्रस्ताव आता है डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और साथ ही साथ उन्होंने उसके प्रस्तावक कौन थे? जब मैं अध्यक्ष बना था तो उसके प्रस्तावक कौन थे? खुद वही थे, उन्होंने ही मेरे नाम को प्रपोज किया था और इसी जगह पर ये बैठक हुई थी, आप सब मौजूद थे और वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग के पास मौजूद हैं। जब जरूरत पड़ेगी सामने रख दिया। उन्होंने बात की पार्टी संविधान में एक व्यक्ति एक पद का है। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि जेडीयू की प्लानिंग पहले से थी और ये सबके नॉलेज में है, पत्रकारों के भी नॉलेज में है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने ये मन बना लिया था कि क्या करें। आपके भी नॉलेज में था और पशुपति पारस ने जो स्टेप लिया वो बाकायदा आपने 4 पन्नों के लेटर में बता दिया है। आपको नहीं लगता है कि परिवार आगे आपको वक्त रहते एक्शन लेना चाहिए था पशुपति पारस पर? देखिए, अब आपके पार्टी के विरोध में आवाज उठा रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा, मेरे संस्कारों में नहीं है। पापा से मैंने इतना धैर्य और सबको साथ लेकर चलने की सोच मैंने उनसे सीखी है, तभी अंतिम तक मैंने प्रयास किया। उस दिन जब मैं उनके घर पे भी गया, उस दिन की अगर मैं बात बोलूँ, मैं ईमानदारी से, मैं शारीरिक तौर पर मेरी क्षमता उतनी नहीं थी कि मैं जाऊं और वहाँ पे वो कर सकूं, बट उसके बावजूद मैंने वो प्रयास किया। मैंने अपनी तरफ से मैंने आखिर तक मैंने कोशिश की। जो आप कदम उठाने की बात कर रही हैं, जैसा मैंने कहा कि चुनाव के दौरान से ही कहीं ना कहीं आभास था, तो पार्टी के इन सांसदों के ऊपर शायद सस्पेंशन की कार्रवाई बहुत पहले हम लोगों को कर देनी चाहिए थी, पर मैंने अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की। जब तक इन लोगों ने सामने से, मैं सही बोलूं, मैं एक व्यक्तिगत बात मैं ज़रूर बोलूँगा, मेरे पापा का निधन हो गया, पापा अब नहीं है। मेरे छोटे चाचा का भी निधन हो गया। पार्टी में सेकंड जनरेशन हम लोग हैं, पर पहली जनरेशन में अगर कोई है हम लोग के लिए, मैं मेरे अपने भाइयों की बात कर रहा हूँ, चाचा ही थे। पापा के बाद में उनमें पापा की छवि देखता था और मुझे विश्वास था कि शायद वो मार्गदर्शन करेंगे, जैसे पापा हम लोग को साथ लेकर चलें, वो भी लेकर चलेंगे। मैं अनाथ शायद उस दिन नहीं हुआ था जब पापा का निधन हुआ, शायद अब हुआ जब इन्होंने भी मेरा साथ छोड़ा। चिराग जी, क्या नीतीश कुमार को सीधे आप जिम्मेदार मानते हैं आपकी पार्टी में फूट के लिए? और दूसरा सवाल ये है कि बीजेपी के नेताओं को पूरी तरह से क्लीन चिट देते हैं जो आपकी पार्टी के अंदर हुआ, क्योंकि आप एक तरफ कह रहे हैं कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन दूसरी तरफ तो आप जेडीयू के नेताओं को जिम्मेदार ठहरा रहे। नीतीश कुमार को सीधे जिम्मेदार? मैं एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, जब आप बोलते हैं नीतीश कुमार जी को आप सीधे जिम्मेदार, कहीं ना उसमें मेरे पक्ष को कमज़ोर आंका जाता है। मैंने चुनाव में भी इस बात को हमेशा कहा कि मेरा नीतीश कुमार जी से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। मैं उनके मुद्दों का विरोध करता हूं, मैं उनकी नीतियों का मैं विरोध करता हूं। आज भी मैं इस बात को मैं कैसे बोलूं कि उनकी सीधी भूमिका है, बट हाँ, जिन नेताओं की सीधी भूमिका है वो उन्हीं के पार्टी के लोग हैं, तो उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर आपकी भूमिका है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी बनती है, और वो उस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। तो इसीलिए, और जहाँ तक रही बात किसी को क्लीन चिट देने की, मैंने कहा मैं तो फिलहाल अभी इंटरनली इन बातों को मैं सुलझा रहा हूँ। लोक जनशक्ति पार्टी का ये इंटरनल मैटर है, मैं इंटरनली इसको मैं सुलझा रहा हूँ। आने वाले समय में अगर किसी से बात करने की ज़रूरत पड़ेगी, किसी प्लेटफॉर्म पे इन बातों को डिस्कस करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको भी किया जाएगा। स्वाति पटेल का नाम क्यों लिखा? उन्होंने बार-बार ये सवाल पूछा, आपने स्वाति पटेल का जिक्र क्यों किया जो अपने आदरणीय चाचा जी को आपने पत्र लिखा? वो सवाल पूछ रहे। दूसरा ये कि जब आपने ये कह दिया था ये लीगल मामला है, आप लोग दोनों लोग पुलिस के पास चले जाइए, तो फिर आपने पत्र में क्यों नाम लिखा और आपने कोई कार्रवाई की? मैंने ये पत्र
शायद 29 मार्च को मैंने पत्र लिखा था, होली के दिन मैंने पत्र लिखा था। इस पत्र को लिखते वक्त इस पत्र को कभी सार्वजनिक किया जाएगा ये मेरी मंशा कभी नहीं थी। कल भी जब मैंने इस पत्र को अपने ट्विटर हैंडल से जब मैंने इसको अपलोड किया, उसमें मेरी इंटेंशन इनके बारे में या इनके विषय को साझा करने की नहीं थी। ये एक संजोग ऐसा था कि पूरे उस 4 पन्ने के पत्र में एक विषय ऐसा आया, एक पैराग्राफ ऐसा आया जहाँ पे इनके उस घटना चक्र का भी जिक्र था। उसको अपलोड करने के बाद जैसे ही मुझे इस बात की जानकारी मिली कि संभवतः उनका नाम गया है इसमें, अपनी नैतिक जिम्मेदारी को खुद समझते हुए तुरंत मैंने वहाँ से उसको विड्रॉ किया, उनके नाम को मैंने अनमार्क किया। बहरहाल जैसा मैंने कहा कि इससे पहले वो खुद ही सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे इस बात के लिए प्रवोक करने का उन्होंने प्रयास किया कि आप उस पत्र को आप साझा करें, पर मुझे जब अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो मैंने उसमें से उनका नाम को मैंने हटाया। मेरी इंटेंशन उनके वाक्य के बारे में चर्चा करने की नहीं थी। कल मेरी इंटेंशन इस पूरे घटना चक्र, जो कि मेरे लिए एक बड़ा विषय है, मेरी पार्टी में जिस तरीके से टूट हुई, उस बात में मेरी भूमिका कहाँ पर रही, व्यक्तिगत तौर पर भी एक भतीजे के नाते मेरी क्या भूमिका रही, उसको साझा करने की थी अपने समर्थकों के साथ। चाचा जो क्लियर किए, आपके जो भाई हैं जिनको आपने उनका प्रेसिडेंट बनाया, एक ट्वीट माना जाता था, उनकी व्यवहार के ऊपर आपको क्या लगा? मैं दुखी हूँ बहुत ज़्यादा। मेरा छोटा भाई नहीं, मेरे बेटे के समान रहा है वो। मुझे याद है बचपन में मैं उसको बायो, केमिस्ट्री ये सब मैं पढ़ाता था, तो मेरे लिए प्रिंस कभी ऐसा करेगा मैंने कभी सोचा नहीं था सपने में। व्यक्तिगत तौर पर बहुत हर्ट हूँ, बहुत दुखी। चिराग पासवान काफी मैच्योर्ड व्यक्ति कहे जाते हैं। चिराग पासवान हर बात गंभीरता से लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही चिराग पासवान के पीछे राजनीति कोई और भी कर रहा होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी की भी सहभागिता लोग मानते थे। जदयू का साफ कहना था कि ये भारतीय जनता पार्टी की संकेत के अनुसार भी काम कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के सामने वो नहीं उतारे थे, लेकिन उनका कहना था कि जदयू से वो खासा नाराज है और वो जदयू के उम्मीदवार के खिलाफ अपने उम्मीदवार थे। चिराग पासवान यही मात खा गए। चिराग पासवान को सबसे पहले अपने राजनीतिक दल को मजबूत करना चाहिए था। आज उन्हीं के निर्णय की वजह से बिहार में एक भी विधायक लोजपा के नहीं है, जिसका खामियाजा चिराग पासवान के साथ पूरी लोक जनशक्ति पार्टी को भुगतना पड़ा और यहीं से विद्रोह का विरोध फूट गया था, क्योंकि पशुनाथ पारस को प्रदेश अध्यक्ष से भी चिराग पासवान ने हटा दिया था। अब सवाल यह है कि वैसे लोग जो लोजपा से एनडीए गठबंधन में वो विधायक बनना चाहते थे, उनके मंसूबे पर पानी पड़ गया, तो निश्चित तौर पर वो उनकी नाराजगी स्वाभाविक है। इसके अलावा बता दें कि जितने लोग थे जो लोजपा के टिकट चुनाव लड़ना चाह रहे थे, वो लोग निर्दलीय चुनाव लड़े, उनकी हार भी हुई, उनकी फजीयत भी हुई और बाद में वो अलग थलग पड़ गए और उस समय चिराग पासवान ने उनकी सुधि भी नहीं ली। हालांकि चिराग पासवान ने आज उस पत्र का जो 29 मार्च होली के दिन का पत्र उन्होंने अपने चाचा को लिखा था, उसमें प्रिंस राज की तथा कथित उस यौन संबंध या उस पर आरोप पर उन्होंने बात लिखी। बाद में उसने ट्विटर हैंडल से उसे डिलीट भी कर दिया। लेकिन सवाल यह था कि 5 के 5 सांसद अचानक चिराग पासवान से अलग क्यों हुए? क्या ये एक दिन की घटना थी? नहीं, इसके पीछे जो राजनीतिक काल चक्र था वो बिहार विधानसभा से पहले ही प्रारंभ हो चुका था और चिराग पासवान जैसे मैच्योर गंभीर व्यक्ति आखिर इस राजनीति को समझ क्यों नहीं पाए, अपने तमाम सांसदों की भावना को समझ क्यों नहीं पाए और वो तमाम लोग जो लोजपा से बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए गठबंधन के साथ लड़ना चाह रहे थे, उनकी भावना को क्यों नहीं समझ पाए। आज इसी वजह से चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए। भले वो कुछ भी कर ले, लेकिन इस बार लोजपा में उनकी फजीहत हो ही गई, क्योंकि उनके अपने ही भाई और अपने ही चाचा ने उनका साथ छोड़ दिया। तो ये है अभी पूरे देश और बिहार की राजनीति, हमारी पूरी नजर है उन पर और हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज, हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब करें। आगे देखिए, सूरज भान सिंह को 5 दिन के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया और सूरज भान सिंह का बड़ा बयान आया है कि जब तक सूरज भान है तब तक रामविलास के बंगले को कोई आग नहीं लगा सकता। देखिए क्या कहते हैं सूरज भान सिंह।
इस खबर के बाद। धन्यवाद।